नमस्कार। सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। बुधवार को यानी आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं का रिजल्ट जारी हो जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा है कि सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी होने की जानकारी दी। सीबीएसई ने रिजल्ट जारी करने की तैयारियां पूरी कर ली है। हम आपको बता दें कि सीबीएसई ने सोमवार को 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें छात्राओं ने अपना परचम लहराया था। इसको देखते हुए अब 10वीं के रिजल्ट को लेकर भी छात्र छात्राओं में उत्सुकता बढ़ गई है। 10वीं बोर्ड में नतीजे जारी होने के बाद छात्र और छात्राएं अपना रिजल्ट सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट cbse-result.nic.in और cbse.nic.in पर देख सकते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच होने वाली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले हैं। भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन में आज कोरोना संकट के साथ साथ दुनिया के कई मसलों पर चर्चा होनी है। ये 15वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के साथ विभिन्न मुद्दों पर व्यापक वार्ता करेंगे। बैठक से पहले अधिकारियों ने बताया कि यह शिखर सम्मेलन यूरोपियन संघ और भारत के बीच साझा सिद्धांतों और कानून के शासन, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों के आधार पर रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर होगा। बैठक में सुरक्षा, जलवायु, पर्यावरण, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करेंगे। और अब बात कानपुर की करें तो कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने संकेत दिए कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विकास दुबे एनकाउंटर की जांच हो सकती है। कोर्ट ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा और सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैदराबाद केस की तरह ही इस मामले पर विचार किया जा रहा है। तो कानपुर का गैंगस्टर विकास ढेर हो चुका है और अब एक के बाद एक गैंग के सदस्यों की धरपकड़ जारी है और इसी के साथ सामने आ रहे हैं विकास से जुड़े कई राज। के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के हाथ में इस AK-47 और इंसास राइफल को देखिए। ये वो AK-47 है जिसे कानपुर शूटआउट के बाद विकास दुबे के घर से बरामद किया गया था और ये इंसास राइफल बरामद की गई विकास के साथ ही शशिकांत के घर से। यह असलहा शशिकांत की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया। लूटा गया असला अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से बरामदगी एक अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी, दूसरा एक अदद इंसास राइफल में 20 अदद जिंदा कारतूस सरकारी। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। कानपुर शूटआउट के बाद से यूपी पुलिस एक्शन में है। एक के बाद एक विकास के साथियों की धरपकड़ जारी है। शूटआउट के 6 आरोपी अब तक मारे जा चुके हैं, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 11 की तलाश जारी है। वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू, पूछताछ से उसने घटना में अपनी संलिप्तता के साथ विकास दुबे, अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार आदि लोगों का घटना में सम्मिलित होना बताया गया। कानपुर एनकाउंटर के बाद योगी सरकार की पॉलिसी साफ है, बेगुनाहों को परेशान नहीं किया जाएगा और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। विवेचना के आधार पे आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। किसी को भी
न तो फंसाया जाएगा न तो छोड़ा जाएगा। आपने बताया 11 नामजद अभियुक्त अभी बाकी हैं। इसके अतिरिक्त जो भी प्रकाश में आएगा साक्ष्यों के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर कानपुर एनकाउंटर मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने 1995 से शिवली में तैनात पुलिसकर्मियों का ब्यौरा मांगा है। इनकी संपत्ति का रिकॉर्ड भी खंगाला जा सकता है। ईडी की जांच में विकास से जुड़े कई राज सामने आ रहे हैं। 3 बड़ी कंपनियों में विकास की हिस्सेदारी के सुराग हाथ लगे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इन कंपनियों के कागजात खंगालने में जुट गई है। न्यूज 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी, सौरभ मिश्रा और अमित गंजू की रिपोर्ट। उधर कानपुर में पुलिस के सामने ही बदमाश 30 लाख की फिरौती लेकर फरार हो गए और पुलिस देखती रह गई। और ये तब हुआ जब ये पूरा प्लान पुलिस ने ही बनाया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पुलिस की नाकामी की कहानी, एसपी की जुबानी। 30 लाख ले गई बदमाश, ताकती रह गई पुलिस। हाईवे से फेंका गया है। जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा, वो लेके अपना चंपत होगा। खाकी वर्दी में कसी एकदम बेतकल्लुफ होकर पुलिस की नाकामी को बता रही ये है कानपुर की एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता। पिछले कुछ दिनों से अपनी नाकामियों की वजह से चर्चा में रही कानपुर पुलिस फिर से चर्चा में है, क्योंकि इनका कारनामा ही कुछ ऐसा है। मामला एक अपहरण का है। बर्रा निवासी संजीत यादव का कुछ दिन पहले अपहरण हो गया। बदमाशों ने 30 लाख की फिरौती मांगी। पीड़ितों ने पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस ने अनोखा तरीका बताया कि आप बदमाशों को फिरौती दे दो, जैसे ही वो पैसे लेने आएंगे पुलिस उन्हें दबोच लेगी। पीड़ितों ने अपना घर गहने बेचकर जैसे तैसे 30 लाख की भारी भरकम रकम जुटा ली। मौके पर पहुंचकर रुपयों से भरा बैग भी रखा, लेकिन बदमाश बैग लेकर चंपत हो गए और पुलिस ताकती रह गई। अब पुलिस अपनी नाकामी तो मान रही है, लेकिन पीड़ितों की फिर भी नहीं सुन रही। हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया, मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा। पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी समझ में हमें हमारा भाई चाहिए था। अब सुनिए उन्हीं एसपी साउथ का वो बयान जो अपनी नाकामी को कतई नहीं मान रही, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उनकी कहानी ही उनकी पोल खोल रही है। देखिए, गलत बातें हैं। पुलिस के सामने अगर पैसा दिया गया और अपहरण वाला नहीं आ पाया, ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और ये सरासर गलत आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इसमें पूरी मेहनत से काम कर रही है और जल्दी हम इस केस को क्रैक करेंगे। हाईवे से फेंका गया है। जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा, वो लेके अपना चंपत होगा। पूरे मामले की चर्चा जब कप्तान की चौखट तक पहुंची तो कप्तान सख्त हुए और कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बर्रा क्षेत्र में एक युवक को छुड़ाने के लिए 30 लाख रुपए फिरौती पुलिस वालों के सामने देने की बात मीडिया में चली है। उसको स्वतः मैं संज्ञान ले रहा हूँ। पीड़ित परिवार से मैं बात कर रहा हूँ। उनकी पूरा जो शिकायत जो भी है पुलिस विभाग के प्रति, जो भी गलती किया है डिपार्टमेंट की ओर से, उनके खिलाफ कड़ी सजा मिलेगी। तो ये है कानपुर की पुलिस जो कागजों में शेर है लेकिन जमीन पर ढेर। सवाल ये कि पुलिस की नाकामी का खामियाजा आखिर पीड़ित परिवार कब तक भुगतेगा। न्यूज 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी की रिपोर्ट। और गोरखपुर पुलिस ने कानपुर की घटना से सबक लेते हुए जिले के विकास दुबे टाइप टॉप 10 अपराधियों के साथ ही टॉप 100 बदमाशों की भी सूची बनाई है। इनमें 1 लाख का इनामी राघवेंद्र यादव नंबर 1 पर है। कुख्यात राघवेंद्र यादव 2 डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद से पिछले कई सालों से फरार है। ऐसे में राघवेंद्र की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं गुलरीहा थाने का हिस्ट्री शीटर माफिया राकेश यादव भी पुलिस के लिए सिरदर्द बना है। प्रॉपर्टी कारोबारी छोटू प्रजापति की हत्या की साजिश रचने के आरोप में फरार राकेश यादव पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, जिसके बाद से राकेश पुलिस की गिरफ्त से बच रहा है। दिलचस्प है कि सबसे ज्यादा 53 मुकदमे टॉप 10 में चिन्हित बदमाश प्रदीप सिंह पर दर्ज है।
बता दें कि सीएम के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस अपराधी की सूची बनाकर अब कार्रवाई कर रही है। ये आपको पता ही है, सभी जनपदों में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि बदमाशों का चिन्हीकरण किया जा रहा है और सभी स्तर पर, एसएसपी स्तर पर, जनपद स्तर पर, टॉप 10 चाहे एसपी सिटी स्तर पर, इवन सीओ स्तर पर और थाना स्तर पर अलग अलग लेवल के लोगों का टॉप 10 चिन्हीकरण किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ प्रपोज की गई हैं और शीघ्र ही आप देखेंगे बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं हमारे जनपद में। अभी 2 दिन पहले भी आपने देखा कि एक बड़ा गैंग हमने पकड़ा और जो गैंगस्टर पहले से रजिस्टर्ड हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाइयाँ होंगी और इसमें कोई भी शख्स इस तरह का जो इस तरह की आपराधिक गतिविधि या चाहे जिस तरह की कानपुर की घटना हुई है उस तरह की घटना कभी ना होने दी जाए। और आईआईटी कानपुर ने घर के कमरों को कोरोना वायरस जैसे कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए डिवाइस बनाया है। मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस में किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ये डिवाइस अल्ट्रावायलेट लाइट सैनिटाइजिंग पर आधारित है। ये डिवाइस घर के कमरे को वायरस और बैक्टीरिया से शुद्ध रखेगा। आईआईटी के विशेषज्ञों ने डिवाइस का नाम शुद्ध रखा है, जो एंड्रॉयड मोबाइल से संचालित होता है। इसमें कुछ ही मिनटों में कमरे को सैनिटाइज किया जा सकता है। घर के अलावा कार्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक जगहों में कोरोना वायरस समेत अन्य बैक्टीरिया के खतरे को इसके जरिए कम किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाना बेहद आसान है। इसमें 15 वॉट के 6 अल्ट्रावायलेट लाइटें लगी हैं, जिन्हें स्मार्टफोन की मदद से संचालित किया जाता है। यही नहीं, इसमें पहिए भी लगाए गए हैं, जिसे काफी दूर से चलाया जा सकता है। चीज से कोरोना होने का डर लग रहा है। लिक्विड डिसइंफेक्टेंट हैं जिसके कुछ अपने ही नकारात्मक प्रभाव हैं। आईआईटी कानपुर इमेजिनरिंग लैब लेके आया है एक उपकरण जिसका हमने नाम रखा है शुद्ध, स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंड्री अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। शुद्ध एक स्मार्टफोन ऑपरेटेड उपकरण है जिसको आप स्मार्टफोन से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 6 लाइट्स लगी हैं, 360 डिग्री इसको रोटेट किया जा सकता है। आप लाइट्स, रूम छोटा हो बड़ा हो उस हिसाब से आप लाइट्स चूज कर सकते हैं। छोटा रूम फुल ऑपरेशन में 15 मिनट में 10 फीट बाय 10 फीट का रूम डिसइंफेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल उपकरण रहेगा। और बरेली पुलिस ने गजब की संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी का दिल जीत लिया। दरअसल मंगलवार को बरेली पुलिस मांझे में फंसे कबूतर को क्रेन के जरिए बचाती नजर आई। कबूतर की जान बचाते हुए पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मांझे में फंसकर फड़फड़ाते हुए इस कबूतर की जान खतरे में थी। ऐसे में इज्जतनगर पुलिस इस कबूतर के लिए मसीहा बनकर आई। उन्होंने क्रेन बुलाकर कबूतर की जान बचाई। वीडियो वायरल होने के बाद इज्जतनगर थाने की पुलिस की खूब तारीफ हो रही है। पशु पक्षियों के प्रेमी एक युवक ने पुलिस को 1100 रुपए का इनाम दे दिया। एक मांझा लगा हुआ था, मांझा लग रहा था तो उसी में जाकर कबूतर फंस गया था। कबूतर फंसा जब देखो तड़तड़ा रहा था तो लोग आने जाने वाले लोग तो देख रहे थे, मगर जब देखा जा गया कि वहाँ भीड़ किस लिए लगी है तो लोग, हमारे सब इंस्पेक्टर सनी चौधरी और हमारा ड्राइवर संदीप, ये लोग जाकर जाके तो भीड़ देखे कि क्या बात है। तब उन्होंने देखा कि एक कबूतर वहाँ पर जो है उसके पंखे जो है तागे में फंसे हुए थे, तड़पड़ा रहे थे। तो इसके बाद फिर देखा गया कि किस तरह से जान बचाई जा सकती है। तो इसके बाद उसके लिए जो एक क्रेन मंगाई गई। क्रेन मंगा करके तुरंत उसको क्रेन मंगाया गया, आ गई, फिर क्रेन भी आ गई। क्रेन के माध्यम से उसको जो है चढ़ करके उसको जो है उसको उतारा गया। उतारने के बाद उसके पंख काफ़ी डैमेज हो गए थे, तो उसके लिए उसको जो दवा लगा कर किया गया। और कानपुर में प्रेमिका से झगड़े के बाद युवक ने गंगा में छलांग लगा दी। लोगों के शोर मचाने पर गोताखोरों ने उसे बचाने की तुरंत कोशिश की और थोड़ी देर में युवक को सही सलामत गंगा से निकाल भी लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जमकर फटकार लगाई। तस्वीरें घटना कोहना थाना क्षेत्र के गंगा बैराज इलाके की है। यहाँ एक युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका के साथ गंगा बैराज पर घूमने आया था। उसने प्रेमिका से शादी के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया, जिससे परेशान होकर युवक ने बैराज के गेट नंबर 3 के पास से गंगा में छलांग लगा दी। अयोध्या में राम की पैड़ी पर सरयू अपने पूरे उफान पर है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहां पर नहाने आए 2 युवक नदी में डूब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले एक युवक डूबा, जिसे बचाने की कोशिश में दूसरा भी डूब गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों युवकों को निकाला गया और अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत बताई जा रही है, जिससे दोनों परिवारों में अब कोहराम मच गया है। दोनों युवक अयोध्या के रहने वाले थे।
थी और ये दो लड़के ये स्कूटी एक खड़ी थी और ये उसमें जो है ना पैड़ी में जो है ना स्नान करने के लिए गए और वहाँ पर बीच में गहराई में चले गए। इससे डूबने की सूचना मिलने पर तत्काल जल पुलिस और हमारी जो पीएससी की जो है ना बाढ़ पुलिस है तत्काल मौके पर पहुँच करके गोताखोरों के द्वारा इनको निकलवाया गया। दोनों निकलवा करके सीरम हॉस्पिटल भिजवाया गया है। अब इनकी सांसें चल रही हैं। और हमारी ड्यूटी नया घाट पुल के नीचे थी। हमें सूचना मिलते ही जल पुलिस के 3 जवान और हम अपने कैंप पे सूचना दिए, जिससे वहाँ से भारी संख्या में हमारे दोस्त और मित्र लोग आए हैं कैंप से, तो उसको रेस्क्यू करके जल पुलिस ने और हमने बाहर निकाला है। दोनों लड़कों की सांसें चल रही हैं। उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बात रिलायंस समूह की करें तो आज इसकी 43वीं एजीएम ऑनलाइन होने जा रही है, जिसमें दुनिया भर से 1 लाख से अधिक निवेशक जुड़ेंगे। लगातार बड़ी कंपनियों का रिलायंस में निवेश का सिलसिला जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि रिलायंस की एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी बड़े ऐलान कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वीं एजीएम आज, अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन एजीएम। दुनिया भर से रिलायंस के निवेशक लेंगे हिस्सा। 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स एजीएम से जुड़ेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज पहली बार अपनी सालाना बैठक का ऑनलाइन आयोजन करने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए नया वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें 500 जगहों से 1 लाख से ज्यादा शेयरधारक एक साथ लॉगिन कर हिस्सा ले सकेंगे। आरआईएल की अब तक सभी एजीएम लोगों की मौजूदगी के साथ होती रही है, लेकिन कोरोना के चलते अब नई परिस्थितियों में मुंबई से बाहर के निवेशक भी एजीएम कार्यक्रम को सीधे देख सकेंगे, नई योजनाओं के बारे में जान सकेंगे और सीधे भागीदारी कर सकेंगे। रिलायंस की एजीएम दोपहर 2 बजे शुरू होगी और इसे कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी संबोधित करेंगे। आरआईएल ने शेयर धारकों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए चैट बोर्ड जारी किया है। इससे शेयर धारकों को ऑनलाइन लॉगिन कर सवाल पूछने और विभिन्न प्रस्तावों पर मत देने के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये 24 घंटे 7 दिन काम करेगा और जरूरी जानकारी देगा। रिलायंस की 12 अगस्त 2019 को हुई पिछली एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी को 31 मार्च 2021 तक ऋण मुक्त बनाने की कार्ययोजना की घोषणा की थी और तेल से लेकर दूरसंचार तक कई कारोबार करने वाला रिलायंस समूह लगातार मुनाफे में है। खास बात यह है कि कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने के बाद ये पहली एजीएम है। कोरोना काल में ऑनलाइन होने वाली इस एजीएम में दुनिया भर से रिलायंस के निवेशक हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही माना जा रहा है कि 43वीं एजीएम में कई और बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी।